गुड मॉर्निंग। आज हम लोग वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, जो कि आपको पता होगा, हम कल बताए थे पिछला वीडियो में कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के दो चैप्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर में एनसीईआरटी के दो चैप्टर 1 और चैप्टर 2, तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक लेकर चल रहे हैं। तो उसमें पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ये एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 है, इसका वीडियो नंबर 3। तो इसका वीडियो 3 मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक में मिला करके हम 2 वीडियो बना दिए और एक ये तीसरा वीडियो। अभी हम लोग बात कर रहे थे पिछला क्लास में कि विद्युत आवेश क्या है और विद्युत आवेश के मात्रक क्या होते हैं, बीमा क्या होते हैं। यहाँ तक हम आपको पिछला क्लास में बताए थे कि विद्युत आवेश मौलिक कणों की वह विशेषता होती है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति होती है। इसका एसआई मात्रक जो है एम्पियर सेकंड या कूलाम होता है और बीमा आईटी या एटी होती है। ये हम आपको पिछला क्लास में बताए थे। आज हम लोग, जैसे कि पिछले वीडियो में बोले भी थे कि विद्युत आवेश के कुछ और भी मात्रक हैं, हम लोग उन मात्रकों के बारे में पढ़ेंगे। तो विद्युत आवेश के कुछ अन्य मात्रक कौन कौन से हैं, तो हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। तो पहला है वैद्युत स्थैतिक इकाई। विद्युत आवेश के अन्य मात्रक में पहला है वैद्युत स्थैतिक इकाई, अंग्रेजी में कहें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसको शॉर्ट फॉर्म में ईएसयू लिखा जाता है और इसका शॉर्ट फॉर्म ही अधिक फेमस होता है। शॉर्ट फॉर्म में ईएसयू लिखा जाता है और शॉर्ट फॉर्म ही इसका फेमस है। वैद्युत स्थैतिक इकाई कोई नहीं बोलता, ईएसयू ही ज़्यादा बोला जाता है। और इसका एक और नाम है स्टैट कूलम। विद्युत आवेश के अन्य मात्रक में पहला मात्रक है वैद्युत स्थैतिक इकाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसको शॉर्ट फॉर्म में ईएसयू कहेंगे या इसका एक और नाम है स्टैट कूलम। स्टैट कूलम इन सब में ज़्यादा यूज होने वाला दो ही है, एक ईएसयू या स्टैट कूलम ज़्यादा यूज होता है। यहाँ पर आपको एक बहुत ही बेहतरीन पॉइंट चर्चा कर दें। ये जो ईएसयू या स्टैट कूलम है विद्युत आवेश के सीजीएस मात्रक है। विद्युत आवेश का सीजीएस मात्रक। अब यदि आपसे कोई पूछ दिया कि विद्युत आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है, विद्युत आवेश का सीजीएस मात्रक क्या है, तो आप ईएसयू या स्टैट कूलम कह सकते हैं। विद्युत आवेश का सीजीएस मात्रक यदि आपसे कोई पूछ दे, आवेश का एसआई मात्रक तो सबको जानता है कूलम, किसी से भी पूछिए तो हम सब कोई धड़ल्ले बता देगा कि आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। लेकिन आवेश का सीजीएस मात्रक पूछ दीजिएगा तो कहीं ना कहीं अच्छे लोग जो है फंस जाते हैं। बहुत से लोग जो है वहाँ आपको फंस जाएंगे। तो इसी तरह से आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि विद्युत स्थैतिक इकाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या ईएसयू या स्टैट कूलम, ये आवेश के सीजीएस मात्रक है। दूसरा आपका टॉपिक है, दूसरा जो यूनिट है इसका, अच्छा इसमें एक और पॉइंट लिख देते हैं। आखिर कूलाम जो आवेश का एसआई मात्रक है कूलाम और सीजीएस मात्रक है स्टैट कूलम, तो कूलाम और स्टैट कूलम में क्या रिलेशन है, तो देखिएगा, एक कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁹ ईएसयू। एक कूलाम बराबर 3 × 10⁹ ईएसयू। इस रिलेशन से हम ईएसयू को कूलाम में और कूलाम को ईएसयू में आसानी से बदल सकते हैं। इस रिलेशन से हम कूलाम को ईएसयू में और ईएसयू को कूलाम में आसानी से बदल सकते हैं। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि कूलाम को ईएसयू में और ईएसयू को कूलाम में आसानी से बदल सकें। सेकंड आपका जो यूनिट है वो है वैद्युत चुंबकीय इकाई। ये सब आवेश के मात्रक हैं। वैद्युत चुंबकीय इकाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, या इसको हम ईएमयू शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, ईएमयू
इसका एक और नाम है एबी कूलाम। वैद्युत स्थैतिक इकाई ESU या स्टैट कूलाम, जो कि आवेश का सीजीएस मात्रक है, और वैद्युत चुंबकीय इकाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट EMU या ऐब कूलम। ये आप ध्यान दीजिएगा, एक AB कूलम बराबर 10 कूलम होता है, या हम ऐसा भी लिख सकते हैं इसको कि 1 कूलम बराबर 1/10 AB कूलम या EMU लिख सकते हैं हम। बटा में 10 बटा में आ गया, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये रिलेशन अब कोई इसमें से आप लोगों से हो सकता है कोई पूछ भी दे कि ये रिलेशन कहाँ से आता है, तो नहीं बहादुर, ये डायरेक्ट रिलेशन लिया हुआ है, होता है इतना। जैसे हम जानते हैं कि 1 kg बराबर 1000 ग्राम, अब ये कोई सिद्ध करने का कोई रूल नहीं है। उसी तरह से आप जानिए कि 1 कूलम बराबर इतना ESU और 1 AB कूलम बराबर 10 कूलम। तीसरा जो आपका टर्म है वो है फैराडे। फैराडे, यहाँ पर हम आपको ज़रूर नोटिस करवाएंगे कि एक वर्ड होता है फैराड। जैसे ये फैराडे लिखा हुआ है ना, तो एक वर्ड आपको आगे जाकर के मिलेगा मात्रक में फैराड। फैराड, तो ये फैराड नहीं है, ये फैराडे है, ये ज़रूर नोटिस कीजिएगा, ये फैराडे है। तो 1 फैराडे बराबर होता है, केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे, केमिस्ट्री में बहुत इस्तेमाल होता है, 96,500 कूलम। 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलम, और ये आवेश की बड़ी मात्रक है। आवेश की बड़ी मात्रक है ये जो आप देख रहे थे, ये आवेश का सीजीएस मात्रक है और ये आवेश का बड़ा मात्रक है। देख नहीं रहे हैं आप, 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलम है, तो ये आवेश का बड़ा मात्रक है। तो अभी तक बोर्ड पर हम 3 मात्रक लिखे हैं, वैद्युत स्थैतिक इकाई इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या स्टैट कूलम, 1 कूलम बराबर 3 × 10⁹ ESU। वैद्युत चुंबकीय इकाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट EMU या AB कूलम, 1 AB कूलम बराबर 10 कूलम या 1 कूलम बराबर 1/10 AB कूलम, और 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलम। कुछ और भी मात्रक हैं, हम उनको लिख दे रहे हैं यहाँ पर साइड में, कोई ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अगला है फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन, एक फ्रैंकलिन बराबर 1 ESU। 1 फ्रैंकलिन बराबर 1 ESU। ये NDA के एग्ज़ाम में 2017 में शायद पूछा गया था। उसके पहले हम कभी भी फ्रैंकलिन नहीं पढ़ाए हैं, उसके पहले हम कभी फ्रैंकलिन के बारे में चर्चा नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पर हमने चर्चा कर दिया, क्योंकि वहाँ पर पूछा गया था NDA में कि निम्न में से कौन आवेश का मात्रक है, और उसमें फ्रैंकलिन डाल दिया था। तो फ्रैंकलिन भी आवेश का मात्रक है और 1 फ्रैंकलिन बराबर 1 ESU होता है। इस तरह से आवेश के कुछ और मात्रक थे, हम आपको बता दिए। अब यहाँ पर आप किससे सवाल पूछा जा सकता है कि 1 फैराडे बराबर कितना ESU, 1 फैराडे बराबर कितना EMU, या 1 EMU बराबर कितना फैराडे, 1 EMU बराबर कितना कूलम, 1 EMU बराबर कितना फ्रैंकलिन, 1 EMU बराबर कितना ESU। इस तरह से आपसे रिलेशन पूछ सकता है। तो आप इधर उधर मैथ में कन्वर्ट करके आप जिसमें से जिसका पूछेगा आप आसानी से निकाल सकते हो। तो इसको आप उतारना चाहें तो उतार भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले करके या वीडियो पोस्ट करके। अभी हम आवेश के गुण के बारे में बात करेंगे अब, कि आवेश के अंदर में कौन कौन सी क्वालिटी होती है, आवेश के अंदर में क्या क्या गुण होता है। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि आवेश 2 प्रकार के होता है। आप पीछे जो बता रहे थे भूमिका टाइप में, उसमें आपको पता चल चुका होगा कि त्याग करने वाले पर धन आवेश, ग्रहण करने वाले पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। चलिए देखते हैं। पहला गुण की बात करें तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं।
आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला है धन आवेश। धन आवेश को हम ऐसे पॉजिटिव लिखेंगे, और दूसरा है ऋण आवेश। कह रहा कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, पहला धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। आपको पता होना चाहिए कि अब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो सजातीय में विकर्षण होता है और विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। यानी समान जाति के आवेश है, सेकेंड पॉइंट हम लोग देखेंगे, सजातीय आवेशों में, सजातीय आवेशों में विकर्षण, विकर्षण रिपल्सन, सजातीय आवेशों में विकर्षण, जबकि विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। कह रहा है कि सजातीय में विकर्षण होता है और विजातीय में आकर्षण होता है। सजातीय का मतलब समान जाति के, समान जाति के आवेश होगा तो विकर्षण होगा, और असमान जाति के यानी अलग अलग होगा तो आकर्षण होगा। ये कह रहा है कि यदि दो आवेश समान जाति के हों तो उनमें विकर्षण होगा, वो एक दूसरे को धक्का देंगे, और यदि दो आवेश अलग अलग जाति के हों तो उनमें आकर्षण होगा, वो एक दूसरे को खींचेंगे। क्या मतलब हुआ, समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि प्लस चार्ज हो और ये प्लस चार्ज हो तो विकर्षण होगा, माइनस चार्ज हो और माइनस चार्ज हो तो भी विकर्षण होगा, क्योंकि ये दोनों समान जाति के हैं, ये दोनों भी समान जाति के हैं, तो समान जाति में विकर्षण होगा, समान जाति में विकर्षण होगा। लेकिन एक प्लस हो और एक माइनस हो तो आकर्षण होगा, एक माइनस हो और एक प्लस हो तो भी आकर्षण होगा। कुल मिलाकर आप समझ चुके होंगे कि यदि समान जाति के हो तो विकर्षण, और असमान जाति के हो, अलग अलग जाति के हो तो आकर्षण। और यहाँ पर हम एक बात बता दें बहादुर, ये जो समान जाति में विकर्षण वाली बात है, ये एक नेचुरल है, ये एक स्वाभाविक सी बात है, ये हर जगह पॉसिबल है, ये हर जगह संभव है, ये हर जगह होता है। कहीं भी आप चाहे किसी चीज़ को भी ले लीजिए, आप देख लीजिएगा, कभी नोटिस करेंगे आप कि कहीं भी किसी भी जगह पर, आप घर में ही एग्जाम्पल ले लीजिए, आपके घर में दो छोटे बच्चे हों, दो छोटा बच्चा हो, दो छोटा बच्चा देखिएगा आपस में लड़ रहा है, जो कि अभी उसको कुछ बोलने तक नहीं आता, अभी घुटने पर ही चल रहा है, उसके बावजूद भी वो आपस में लड़ना शुरू कर देता है। लेकिन घुटना पर चलने वाला बच्चा बड़े लड़के से नहीं लड़ता। आप कोई खिलौना लिए हो, कोई गार्जियन खिलौना लिया हो, कोई बड़ा व्यक्ति खिलौना लिया हो, उसको कोई चिढ़ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसी छोटे बच्चे में से एक को खिलौना दे दीजिए, देखिए दूसरा लड़ना शुरू कर देगा। ये जेन्युइन है जिसको हम लोग बात कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि नियम है, समान जाति विकर्षण होता है। हम लोग भी यदि लड़ते हैं, हम लोग भी झगड़ा करते हैं, तो हम अपने उम्र के ही लोगों से झगड़ा कर देते हैं। जैसे आप एक छोटा सा एग्जाम्पल, ये नहीं होना चाहिए ऐसा, लेकिन होता है, उसको भी बता देते हैं हम। जैसे आप देखिएगा, आज जैसे टीचर हुए, हमारे जैसे टीचर हम उम्र के हैं, मतलब स्टूडेंट के लगभग सेम आदमी हो जाता है कि हाँ, स्टूडेंट के ही उम्र में महसूस होने शुरू कर देता है। तो इस सिचुएशन में स्टूडेंट टीचर से आसानी से बहस कर लेते हैं। इसी तरह के यदि टीचर का उम्र कम हो तो उस टीचर से स्टूडेंट आसानी से बहस कर लेते हैं, किसी बात पर बहस कर देंगे। लेकिन यदि कोई सीनियर टीचर हो तो उससे बहस आदमी नहीं कर पाता है, क्योंकि ये उनकी जाति में नहीं है। आप रोड पर चल रहे हो, बाइक से जा रहे हो, कोई आपकी उम्र का कोई दूसरा लड़का या दूसरा आदमी बाइक से गलती से कुछ कर दिया, टच करा दिया, थोड़ा छींटा पड़ा दिया, या कुछ भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट किया, तो आदमी उससे बहस कर देते हैं, आप उससे गाली दे देते हैं, बोल देते हैं कुछ भी। लेकिन यदि कोई बुजुर्ग व्यक्ति हो, मान लीजिए आपका उम्र 20 साल है और सामने वाला व्यक्ति जो गलती कर चुका है उसका उम्र 70 या 80 साल है, तो यकीन मानिए आप उसको नहीं बोल सकते। ज़्यादा से ज़्यादा यही कहेगा कि का दिखाई नहीं दे। इसीलिए क्योंकि नियम है। आप कभी कभी देखिएगा, आप नोटिस कर सकते हैं, भैंस को भैंस से लड़ते हुए देखिएगा, भैंस को गाय से लड़ते हुए नहीं देखिएगा। कहीं भी कुत्ते को कुत्ते से लड़ते हुए देखिए, कुत्ते को बैल से लड़ते हुए नहीं देखिएगा, कुत्ते को भैंस से लड़ते हुए नहीं देखिएगा। जो भी लड़ेगा समान जाति में लड़ेगा। इसीलिए आदमी, एक पर भोजपुरी में कहावत भी है कि कुत्ता अपनी जाति से परेशान ना होता तो गंगा नहा के आ जाता। इसको कहते सुने होंगे आप। जाति में ही प्रॉब्लम है, अपनी जाति में ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम है।
दूसरे को मदद कर देंगे लेकिन अपनी जाति के लोगों को मदद नहीं करता आदमी। आपके गांव में किसी को कुछ प्रॉब्लम हो, ज़्यादा आदमी उस तरह से सुनेगा, लेकिन दूसरे गांव में कोई प्रॉब्लम हो, बहुत दर्द है, बहुत दर्द है। तो खैर, ये समान जाति में विकर्षण और असमान जाति में, आप एक और यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा कर दें, थोड़ा सा आपको और लगेगा लेकिन होना चाहिए हमारी प्रकृति में, समाज में। दहेज वर्ड आप जानते होंगे, दहेज के खिलाफ में अधिकतर पुरुष हैं, दहेज नहीं लेना चाहिए, इस मामले में 90% पुरुष जो है सहमत है, लेकिन दहेज लेना चाहिए इस मामले में लेडीज 90% आगे हैं। आप नोटिस करिएगा, घर में यदि मान लीजिए एक लड़की के फादर जो है लड़के के फादर से बात करते हैं और कहते हैं कि हाँ मुझे 5 लाख रुपया नहीं दे सकते, हम 4 लाख देंगे, तो शायद लड़के के फादर मान भी जाए, हाँ हाँ चलिए कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लड़के के फादर मान गए, लेकिन लड़के के जो मम्मी हैं वो नहीं मानेंगे, उनका अलग तांडव शुरू हो जाएगा। ये एक नैसर्गिक है, आप नैसर्गिक हम जिसकी बात करते हैं, ये होता ही होता है कि 1 लाख रुपया कहाँ से आई, यही से हुई, वही से हुई। अब देखिएगा घर में जो पतोह आती है, पतोह आप पतोह मतलब नई नई जो शादी हो क्या कि लेडीज लड़की आती है, तब देखिएगा कि उससे झगड़ा करने या ताना मारने का काम कौन शुरू करता है, या तो उसकी सास शुरू करेंगी या तो उसकी ननद शुरू करेंगी। इस तरह से कोई ससुर ताना मारते हुए नहीं देखिएगा, वो बहुत कम, शायद अपवाद में हो, लेकिन लेडीज लोग टॉर्चर ज़्यादा करती है खुद के लेडीज को ही। आप देखिएगा जैसे मान लीजिए तिलक चढ़ता है, तिलक चढ़ने का मतलब सामान वामान मिलता है, जब तो तिलक चढ़ता है तो आप नोटिस नहीं करेंगे, आप यदि ऐसा मौका मिले आप तो नोटिस कीजिएगा, तिलक चढ़ने के बाद यदि सामान जो जाता है, तिलक चढ़ गया, सब सामान अब हटा करके जा रहा है यहाँ से, तो सामान हटा करके जब जाता है तो सबसे पहले 2 ही आदमी के पास जाएगा, या तो लड़के के सिस्टर के पास में या तो लड़के के मम्मी के पास में। यही 2 आदमी हैं जो सामान को सबसे पहले देखेंगे, या उन्हीं के पास जाके सामान देखा जाएगा। और वो भी क्या, सामान जब देखेंगी तो हाथ से भले ही बर्तन उठे या ना उठे, लेकिन उठा के जरूर कहती हैं कि लगा था कि हल्का हल्का दे दे बड़ासल। ये एक नैसर्गिक है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि सजातीय में विकर्षण होता है और विजातीय में आकर्षण होता है। ये केवल यहीं पर नहीं, सब जगह होता है। समान, आप कहीं भी नोटिस देखिएगा, समान जाति के लोग आपको लड़ते हुए दिखाई देंगे, जब भी लड़ते दिखाई देंगे समान जाति के लोग लड़ते हुए दिखाई देंगे। अब यहाँ जाति का मतलब हम अपनी जाति की बात नहीं कर रहे हैं कि हम राजपूत हैं तो कोई ब्राह्मण है, नहीं, उस जाति की बात नहीं कर रहे, हम कैटेगरी की बात कर रहे हैं। जैसे हमारा उम्र इस उम्र का है तो हम इस उम्र के लोगों को एक जाति मानेंगे, हम टीचर है तो हम टीचर के ग्रुप को एक जाति मानेंगे, इस तरह से। तो समान जाति में विकर्षण और अलग अलग जाति में आकर्षण होता है, ये आप जानिए। अगला हम पॉइंट के लेकर चर्चा करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी हम आपको एक एग्जाम्पल समझाने की कोशिश कर रहे हैं। याद होगा हम बोल चुके हैं कि एक प्रोटॉन पर जो आवेश है वो +1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम होता है। तो हम बोले थे कि इस संख्या को आप 1 मानिएगा तो +1 हो जाएगा, समझने के लिए कैसे ही बोल दिए थे। और एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो -1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम होता है, और इस संख्या को 1 मानिएगा तो ये -1 हो जाएगा। ऐसा हमने आपको बताया था। अब हम एक एग्जाम्पल लेकर के चल रहे हैं, उस एग्जाम्पल को समझिएगा। जैसे कोई एक परमाणु है और इसके अंदर में 7 प्रोटॉन हैं, तो 7 प्रोटॉन है तो स्वाभाविक सी बात है 7 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, और इससे कुछ अधिक न्यूट्रॉन हो सकते हैं या इतना ही न्यूट्रॉन हो सकते हैं। चलिए हम मान लेते हैं कि 7 न्यूट्रॉन भी है, यानी 7 प्रोटॉन है। तो एक प्रोटॉन पर अभी जस्ट हमने बताया कि +1, तो 7 प्रोटॉन पर +7, 7 इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन पर -1, तो 7 इलेक्ट्रॉन पर -7, और न्यूट्रॉन पर तो 0 होता है, तो 7 गो हो चाहे 10 गो होगा तो 0 ही, तो 0 टोटल जोड़ दीजिए 0 आएगा, +7 -7 0 0। ये इस परमाणु पर टोटल आवेश 0 हो गया। ये आपको पहले से ही पता है कि किसी भी परमाणु पर कुल आवेश का मान 0 होता है। अब हम एक दूसरे परमाणु की बात करते हैं। इस परमाणु में मान लीजिए 10 प्रोटॉन है, तो 10 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, और मान लीजिए कि 11 न्यूट्रॉन है। तो एक प्रोटॉन पर +1 है तो 10 प्रोटॉन पर +10, 10 इलेक्ट्रॉन पर -10, और न्यूट्रॉन पर तो 0 होता है, टोटल जोड़ेंगे 0 आया। यानी इस परमाणु पर कुल आवेश 0, इस परमाणु पर कुल आवेश 0, दोनों को टोटल जोड़ दिए कितना हो गया 0।
दोनों परमाणु पर टोटल आवेश कितना हो गया? 0। अब हम बात करते हैं कि इन दोनों परमाणुओं को हम आपस में रगड़ दिए, इन दोनों परमाणु को हमने आपस में रगड़ दिया। जब दोनों परमाणु को हमने आपस में रगड़ दिया तो आपको पता होगा कि उनमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। जब दोनों परमाणु को हम आपस में रगड़ेंगे तो उनमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। एक परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा जबकि दूसरा परमाणु उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा। तो हमने मान लिया कि ये इसमें तो प्रोटॉन तो 10 ही रहेंगे, तो आपको पता है कि प्रोटॉन का तो लेन देन हो नहीं रहा। अच्छा, एक सवाल इसी स्टूडेंट का आया था कि सर केवल इलेक्ट्रॉन का ही लेन देन क्यों होगा? एक सवाल आया था कि इलेक्ट्रॉन का ही लेन देन सर क्यों होगा, प्रोटॉन का लेन देन क्यों नहीं होगा? यानी जो त्याग और ग्रहण की क्रिया हो रही है वो केवल इलेक्ट्रॉन को ही त्यागते क्यों हैं, इलेक्ट्रॉन ही ग्रहण क्यों करते हैं, प्रोटॉन का त्याग या ग्रहण क्यों नहीं होता है? तो इसका जवाब दे दें हम कि इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर होता है, और वो भी इलेक्ट्रॉन में सभी इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण नहीं होता। आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि सभी इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण नहीं होता है, केवल जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, जो सबसे बाहरी कक्षा में होते हैं, केवल उसी कक्षा के इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण होता है। भीतरी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं होते हैं या त्याग नहीं होते हैं। जब भीतरी कक्षा के सभी इलेक्ट्रॉन या और ये जो है ग्रहण नहीं हो पा रहे हैं, त्याग नहीं हो पा रहे हैं, तो प्रोटॉन तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि प्रोटॉन तो उनसे अंदर भी नाभिक में है। थोड़ा सा शायद आप नहीं समझे, ध्यान दीजिएगा एग्जाम्पल को। जैसे मान लीजिए हमने ये नाभिक है और यहाँ पर 2 गो इलेक्ट्रॉन है, जो भी है, यहाँ पर 4 गो इलेक्ट्रॉन है, 5 गो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है। तो बहादुर सबसे पहले इन्हीं तीनों का त्याग होगा या ग्रहण होगा, जो भी होना है वो इन्हीं तीनों का ग्रहण या त्याग होगा, इनका नहीं होगा, ये सभी इलेक्ट्रॉन का नहीं होगा। जब भी होगा केवल बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन का होता है। और बहुत ही एक विरल केस में आप पढ़े होंगे, एक्साइटेड अवस्था, उस कंडीशन में जो है दूसरा कक्षा का इलेक्ट्रॉन जा सकता है, लेकिन बाकी का तो भूल ही जाइए आप। और रही बात नाभिक का, तो जब यही सब नहीं जा रहा है तो नाभिक कहाँ से जाएगा? तो नाभिक के अंदर तोड़ना मुश्किल है यहाँ। इसलिए जनरल अवस्था में प्रोटॉन नहीं निकलते हैं। प्रोटॉन निकालने के लिए नाभिक को तोड़ना पड़ता है, उसके लिए आगे हम लोग को पढ़ना है मॉडर्न फिजिक्स में। तो चलिए हम समझते हैं। हमने मान लिया कि ये जो है 2 गो इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो प्रोटॉन तो 10 रहेगा, इलेक्ट्रॉन 8 गो हो गया। तो 8 गो हो गया तो -8 होगा, -8, एगो पर -1 तो 8 गो पर -8, और न्यूट्रॉन पर तो 0 हो गया। टोटल जोड़ दिए कितना हुआ? +2। इसमें आते हैं प्रोटॉन तो 7 गो रहेगा, प्रोटॉन तो 7 ही रहेगा, लेकिन हाँ 2 इलेक्ट्रॉन ये त्याग किया है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है तो पहले 7 गो था इलेक्ट्रॉन, अब 9 गो इलेक्ट्रॉन हो गया। और न्यूट्रॉन तो 0 है, क्योंकि न्यूट्रॉन पर आवेश 0 होता है, तो न्यूट्रॉन 7 रहेगा, लेकिन न्यूट्रॉन पर 0 हो गया। टोटल जोड़ दिए -2, तो इस पर आवेश हो गया -2 जो ग्रहण किया, जो त्याग किया उस पर +2। टोटल जोड़ दिए कितना हुआ? 0। टोटल जोड़ दिए कितना हुआ? 0। और पहले टोटल कितना था? 0। यानी कुल आवेश पहले भी 0 था और अभी भी 0 है। कुल आवेश पहले भी 0 था और अभी भी 0 है। इसका मतलब ये निकल के आता है कि आवेश न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। हाँ, आवेश का रूपांतरण जरूर कर सकते हैं, लेन देन जरूर कर सकते हैं। बात को जरूर समझिएगा। आवेश न तो आप उत्पन्न कर सकते हैं, न ग्रहण कर सकते हैं, केवल रूपांतरण कर सकते हैं, त्याग कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। आवेश को आप न तो नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। आवेश न तो आप बना सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, याद रखिएगा जरूर। इसीलिए कहता है कि आवेश संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है, क्योंकि आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल इसका रूपांतरण किया जा सकता है। इसको आप ऐसे भी मान लीजिए कि 2 गो लड़का है, एक लड़का ए है और एक लड़का बी है। इसके पास 20 रुपया है और इसके पास 30 रुपया है, तो टोटल कितना हुआ? 50 रुपया।
तो 50 से यदि बढ़ जाएगा तब ना हम कहेंगे कि हाँ दोनों में, इन दोनों का जो है इनकम बढ़ रहा है चाहे घट रहा है जो भी होगा। अब ये कभी ये क्या कर रहा है तो 2 रुपये इसको दे रहा है, कभी ये 5 रुपये इसको दे रहा है, कभी 7 रुपये ये दे दिया इसको, फिर 9 रुपये ये दे दिया इसको, इस तरह से ही चलते रहते तो ये तो 50 का 50 से रहेगा, क्योंकि ये आपस में ही लेन देन कर रहे हैं। ये टोटल बढ़ थोड़ी रहा है, टोटल पहले भी 50 था और अभी भी 50 है। कुल मिलाकर के हम यही कहेंगे कि आवेश की उत्पत्ति के लिए 2 बॉडी जरूरी है। आवेश 2 गो रहेगा तभी, क्योंकि एक गो त्याग करेगा। आपको पता होगा कि आवेश उत्पन्न करने के लिए त्यागना या ग्रहण करना जरूरी है। तो एक त्याग करेगा तो ग्रहण करने वाला भी चाहिए ना, या दूसरा ग्रहण करेगा तो त्याग करने वाला भी चाहिए ना। तो इसीलिए कहता है कि आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो आपने 2 गो पॉइंट देखा कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं। दूसरा पॉइंट देखा कि सजातीय आवेशों में विकर्षण, विजातीय आवेशों में आकर्षण होते हैं। तीसरा पॉइंट आप जानिए कि आवेश संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। आवेश संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। अब आपसे कोई पूछ देगा कि आवेश संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है कैसे, तो हम कहेंगे कि आवेश संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है क्योंकि इसका अर्थ है कि आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसको हम ऐसे भी समझा सकते हैं कि दो पदार्थों को जब आपस में रगड़ते हैं तो एक परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग करता है जबकि दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, जिससे एक पर जितना धन आवेश उत्पन्न होता है उतना ही मात्रा में ऋण आवेश दूसरे परमाणु पर उत्पन्न होता है, जिससे कुल आवेश का मान नियत रहता है। कुल आवेश का मान बदलता नहीं है। कुल आवेश जितना पहले था उतना ही कुल आवेश इस पर भी है, अभी भी है। इस तरह से आवेश संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। अब हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ेंगे कि आवेश क्वांटीकृत होता है। आवेश क्वांटीकृत होता है। क्वांटीकृत को हम लिखते हैं अंग्रेजी में क्वांटाइज्ड। आवेश क्वांटीकृत होता है, क्वांटाइज्ड हम लिखते हैं। तो इसके बारे में जो है ध्यान देते हैं। आवेश क्वांटीकृत होता है या क्वांटाइज्ड होता है, या ये कहें कि आवेश क्वांटिमीकरण के सिद्धांत का पालन करता है। बात तो कही है, क्वांटिमीकरण के सिद्धांत का पालन करता है। यह आवेश क्वांटाइज्ड होता है, क्वांटीकृत होता है। अब ये क्या चीज़ है इसका मतलब हम लोग बाद में समझेंगे, पहले एक एग्जाम्पल समझते हैं। अभी हमने आपको बताया कि आवेश उत्पन्न करने का तरीका है या ग्रहण, जो धन आवेश या ऋण आवेश की बात है, उसके लिए ज़रूरी है कि इलेक्ट्रॉन त्याग या ग्रहण होना जरूरी है। जैसा कि हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन का त्याग करने पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है और ग्रहण करने पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। यानी कुल मिलाकर के त्याग या ग्रहण करेंगे तब वहीं अपर आवेश उत्पन्न होगा। चलिए हम बात करते हैं। कोई पदार्थ है, कोई परमाणु है, वो कम से कम कितना इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है या ग्रहण कर सकता है। कम से कम कितना, सोचने वाली बात है। कोई भी इलेक्ट्रॉन कम से कम, माने कोई भी परमाणु पदार्थ कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है या ग्रहण कर सकता है, कम से कम कितना। तो कोई भी परमाणु, हम ही परमाणु है या ये कोई परमाणु है ए और दूसरा परमाणु है बी, तो ए कम से कम जो है 1 इलेक्ट्रॉन तो त्याग करेगा ही करेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग किया तो इस पर आवेश उत्पन्न हो जाएगा। ये तो आपको पता ही है कि -1, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया तो -1 उत्पन्न हो, +1 उत्पन्न होगा। +1 का मतलब हुआ कि अभी हमने समझाया 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इतना आवेश उत्पन्न होगा। और दूसरा जो ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है तो इस पर हो जाएगा -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये तो अभी समझ रहे होंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन त्याग किया तो इतना आवेश उत्पन्न हुआ। अब प्लस और माइनस को थोड़ा सा हटा देते हैं समझने के लिए, क्योंकि प्लस का मतलब हुआ त्याग करना और माइनस का मतलब हुआ ग्रहण करना। अब इतना समझ लीजिएगा कि प्लस का मतलब हुआ कि त्याग किया है और माइनस का मतलब हुआ कि ग्रहण किया है। तो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग किया तो इतना आवेश उत्पन्न हुआ, इतना आवेश उत्पन्न हुआ। 1 इलेक्ट्रॉन त्याग किया तब। 2 इलेक्ट्रॉन त्याग किया होता तो 2 गुना इतना। जहाँ तक हम समझ रहे हैं कि आप लोग क्लियर होंगे। 1 इलेक्ट्रॉन त्याग किया तो इतना आवेश, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग किया तो 2 गुना इतना,
3 इलेक्ट्रॉन त्याग किया होता तो 3 गुना इतना। इसी तरह से 4 इलेक्ट्रॉन त्याग किया होता तो 5 इलेक्ट्रॉन त्याग किया होता, 6 इलेक्ट्रॉन त्याग किया होता तो मान लीजिए n इलेक्ट्रॉन त्याग किया होता तो कितना आवेश, n को इलेक्ट्रॉन त्याग किया होता तो n गुना 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। क्या कोई दिक्कत है? फिर जब एक समझते हैं, जैसे हम आपसे कहें कि आप पर कितना आवेश उत्पन्न हुआ, आप पर कितना आवेश उत्पन्न हुआ, तो आपका पहला सवाल ये होगा कि आप ये बताइए कि आपने कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है। कोई पूछ दिया कि आप पर कितना आवेश है, तो ये पता होना चाहिए कि आपने कितना इलेक्ट्रॉन त्याग किया है या ग्रहण किया है। जैसे हम मान लिए कि हमने 5 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, तब मुझ पर कितना आवेश होगा। हमने 5 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है तो मुझ पर कितना आवेश होगा, तो 5 से इतना में गुना कर देंगे। क्या कोई दिक्कत है? क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करेंगे तो इतना होगा, तो 5 को करेंगे तो 5 से गुना हो जाएगा। n से माने n को इलेक्ट्रॉन त्याग करेंगे तो n से गुना हो जाएगा, आवेश निकल जाएगा। यानी टोटल कितना आवेश उत्पन्न हुआ, तो कुल आवेश उत्पन्न कितना हुआ, कुल आवेश कितना उत्पन्न हुआ, तो जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है उसका और इतना में गुना कर देंगे, निकल जाएगा कुल आवेश। यही तो है आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत। आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत कहता है कि किसी वस्तु पर दिया गया कुल आवेश या किसी वस्तु पर उत्पन्न कुल आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश में त्याग या ग्रहण किए गए संख्या का गुणनफल होता है, के गुणनफल के बराबर होता है। किसी भी वस्तु पर दिया गया कुल आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश, किसी भी वस्तु पर दिया गया कुल आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश एवं त्याग या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों के संख्या के गुणनफल के बराबर होता है कुल आवेश। यही है आवेशों के क्वांटीकरण का सिद्धांत। अब हम बार बार ये संख्या न लिख करके हम लिख देंगे Ne, से इलेक्ट्रॉन का आवेश, ये वाला प्लस में आएगा तो त्याग किया है, माइनस में आएगा तो ग्रहण किया है। इसी को कहते हैं आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत। यानी आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत क्या है, या आवेश क्वांटीकृत होता है, इसका अर्थ ये है कि किसी वस्तु पर दिया गया कुल आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्णांक गुणक होता है। पूर्णांक गुणक बहादुर। चलिए थोड़ा सा एक बार विधिवत लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा। किसी भी वस्तु पर उत्पन्न कुल आवेश, किसी वस्तु पर दिया गया कुल आवेश, किसी वस्तु पर दिया गया कुल आवेश, किसी वस्तु पर दिया गया कुल आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश, इलेक्ट्रॉन के आवेश का यहाँ मतलब हुआ ये वाला, इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्णांक गुणक होता है। किसी वस्तु पर दिया गया कुल आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्णांक गुणक होता है। यानी कुल आवेश बराबर n गुना इलेक्ट्रॉन का आवेश, n गुना इलेक्ट्रॉन का आवेश। यानी कुल आवेश Q बराबर n गुना E, Q बराबर n इंटू E, जहाँ n क्या है, तो 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, इस तरह से। ये जरूर आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, कुछ सवाल एक पूछ लेते हैं थोड़ा सा ऐसे ही, इस पर हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे कि क्या हम 2.5 गो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 2.5 इलेक्ट्रॉन, 2.25 गो इलेक्ट्रॉन, 1.25 इलेक्ट्रॉन, 1.5 इलेक्ट्रॉन, क्या ऐसा दे सकते हैं? तो इसका जवाब हम दे देते हैं कि नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब भी देंगे तो या तो हम 1 इलेक्ट्रॉन देंगे, या तो 2 देंगे, या तो 3 देंगे, या तो 4 देंगे, या तो 5 देंगे, या तो 10, या तो 1000, या तो लाख, या तो करोड़, लेकिन जब भी देंगे पूरा पूरा देंगे, फ्रैक्शन में नहीं देंगे। 1.5, 2.25, 2.25, 4.25 ये सब नहीं देंगे। तो इसीलिए कहता है कि जितने हम इलेक्ट्रॉन देंगे ना, उतना हम इलेक्ट्रॉन के आवेश से गुना कर दीजिएगा, कुल आवेश निकल जाएगा।
तो खैर आज के वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में जो है इसके आगे मिलेंगे, तो ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।